सर आपका क्या ख्याल है कि इसमें सिफारतकारी का कोई पहलू बाकी बचा है या फिर ये ऑल इन ऑल वॉर ही है? अभी तो नहीं है सिफारतकारी का कोई माहौल। अभी तो जंग चूंकि शुरू हो गई और मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता ईरानी सिर्फ इसराइल के ऊपर फोकस करते और ये जो इन्होंने इतना दायरा फैला दिया है वो मैं समझता हूँ कि बाहर उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन बेहतर होता कि ये इसराइल पे फोकस करते, क्योंकि असल मामला तो वहाँ से शुरू हुआ था। और वैसे भी जब से इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन सामने आए थे, ग्रेटर इसराइल ये वो, तो अरब ममालिक जो हैं वो अब ईरान के मुतालिक ज़रा उस तरह नहीं सोच रहे थे जिस तरह पहले सोचते थे। तो बहरहाल ईरान ने यही सोचा है कि शायद ये करे। अब इसका मतलब तो ये भी जाहिर होता है कि ईरान का ये एतमाद है कि उनके पास काफ़ी मिसाइल का जखीरा है कि वो एक वक्त में इतने सारे फ्रंट के ऊपर कर सकते हैं। खुदा जाने इतना है कि नहीं, अगर वो है तो वो कर लेंगे, लेकिन मैं कोई अब कह नहीं सकता। पहले तो मेरा ख्याल था कि अगर वो सिर्फ इसराइल के साथ फोकस रखते तो शायद सूरत हाल उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती। बहरहाल उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो अब सब जगह खोल दें। ये उससे ज़रा मेरा ख्याल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सूरत हाल। अच्छा चौधरी साहब, अभी इससे कबल अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि रजीम चेंज मेन मकसद है और ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह भी दिया है। अब ये रजा पहलवी का भी बयान सामने आपसे कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि हमारे सामने तकदीर साज लम्हात हैं, अमेरिका की जानिब से ईरानी अवाम को वादा की गई मदद पहुंच चुकी है। तो ये जो एक तरफ बहकार रहे हैं अपने अवाम को, आप समझते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट ईरानी अवाम को इस तरफ ला सकते हैं, रजा पहलवी की तरफ, और रजीम चेंज में कामयाब हो सकते हैं? ये देखिए, रजीम एक होता है रजीम चेंज और एक होता है रजीम कोलैप्स। तो अभी फिलहाल तो उनका मकसद रजीम कोलैप्स ही होगा, क्योंकि पहले रजीम चेंज की कोशिश करके देख ली उन्होंने और जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो नहीं कर सके, कामयाब नहीं हुए। अभी ये रजीम कोलैप्स की कोशिश कर सकते हैं, उसके नतीजे में अफरा तफरी फैल सकती है। अब दोबारा शाह को इम्पोज करना मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा और इस वजह से मुझे तो लगता है कि कोशिश उनकी ये होगी कि अफरा तफरी डालें। लेकिन ये उस सूरत में है अगर ईरान की जो हुकूमत है वो इतनी अपनी इस्तात दिखा नहीं सकती कि अगले भी मजबूर हो जाए इनके साथ करने के लिए। जिस तरह मैंने कहा ना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं यू स्प्रेड टू थिनली नाउ। अगर वो एक ही जगह फोकस रखते तो शायद इसराइल भी मजबूर होकर हॉल्ट करने की कोशिश करता है, जिस तरह 10-12 रोजा जंग में हुआ था जून में। लेकिन अब चूंकि उन्होंने इतना दायरा फैला दिया है, मुझे अब तो समझ नहीं आ रही कि ईरानी इसको कैसे समेटेंगे। जी डॉक्टर साहब, चौधरी साहब से कुछ सवाल करना चाहें आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद मसूद। जनाब डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं चौधरी साहब? अच्छा चौधरी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो जंग है, यकीनन ये जिस तरह मैं इसको रीड कर रहा हूँ और मैं आपका तज़किया चाहूँगा, ये कोई ईरान और इसराइल की और अमेरिका की जंग नहीं है। ये अब एक इलाकाई जंग बन चुकी है ऑलरेडी। और इलाके से मुराद जो है वो, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कहीं सेंट्रल एशिया भी इसमें आ रहा है, तुर्किया भी आ रहा है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी आ रहा है। उनके अभी वज़ीर आज़म आखिरी शख्सियत थे जो इस जंग के शुरू होने से पहले जो इसराइल गए। तो ये एक बड़ा बहुत फैल चुकी है ये जंग, और इसमें यूक्रेन भी कहीं जोड़ रहा है, इसमें मेडिटेरियन भी जोड़ रहा है, इसमें सोमालिया भी है, इसमें इथोपिया भी है, सारा भी है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें, और यकीनन चाइना और रशिया भी हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये अब 2 मुल्कों की या 3 मुल्कों की जंग नहीं है, ये एक रीजनल या एक बहुत वाइडर जंग हो चुकी है ऑलरेडी? मैं बसद एहतराम समझता हूँ कि अभी भी ये सिर्फ ईरान वर्सेस द रेस्ट है। देखिए, ईरान के हक में अभी कोई भी मुल्क उठकर उस तरीके से नहीं खड़ा हुआ, ना रूस ना चीन। बस मजम्मत की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये ईरान क्या इतने सारे फ्रंट संभाल लेगा? और मैं बिल्कुल ये नहीं देख रहा कि तुर्की और दूसरे मुल्क उसमें शामिल होंगे। मेरे ख्याल में ईरान ने बहुत ज़्यादा फैला दिया, अकेला ईरान और बाकी सारे। ख्याल में ईरान के ये उस तरह की मुझे बहुत फैलती जंग नजर नहीं आ रही। जी अच्छा, ये ईरान ने जो जवाब दिया है, यानी इससे पहले भी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी तो ईरान ने कतर पे जवाब दिया था, लेकिन वो एक गालिबन मिस
मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जवाब दिया था। आपको लग रहा है ईरान ने जो अभी अटैक्स किए हैं ये सारे मुल्कों की बेसिस पे, वहाँ पे कोई अमेरिकन वगैरह नहीं मारा गया, कोई सिविलियन भी नहीं मारा गया, उनकी तरफ से मजम्मत हुई है। आपको लग रहा है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही है अरब मुल्कों के और ईरान के दरमियान, या वाकई अरब मुल्क और ईरान आपस में आमने सामने आ रहे हैं? नहीं, मेरे तो ख्याल में अमरीकियों ने अपने सारे पर्सनेल जो हैं वो विदड्रॉ कर लिए हुए थे इन तमाम बेसिस से, और साथ ही साथ अमेरिका की जो एम्बेसी थी इसराइल में, उससे भी नॉन एसेंशियल स्टाफ ले गए थे। तो चुनाचे उनका उस तरह का जानी नुकसान पहले भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं नहीं समझता कि ये उस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है जिस तरीके से लास्ट टाइम हुई थी। उस वक्त इसलिए हो गई थी क्योंकि इसराइल के अंदर इतने मिसाइल उनके आयरन डोम के बावजूद अंदर चले गए थे कि इसराइल में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, तो वो जंग रोकना चाहते थे। इस दफा तो वो जंग रोकना नहीं चाहेंगे, और मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई बहुत अक्लमंदी का काम किया है। बहरहाल उनको ने अपनी कोई स्ट्रेटेजी लगाई होगी, लेकिन सारे अरब मुल्कों को इसमें शामिल करके, चाहे उनके ज़हन में ये ख्याल है कि ये इनकी सरजमीन इस्तेमाल अमेरिका के, फिर भी आप अपनी जंगें जरा एहतियात से चूज करते हैं। अगरचा ईरान के साथ बहुत सारे मुल्कों की हमदर्दियां थी कि भाई इनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई भी मुल्क जो है ये नहीं चाहता कि उसके बदले में आप मेरे पर ही हमला कर दें। जी अच्छा, नहीं लेकिन ये पहले भी तो हमने ऐसे देखा है ना कि जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें अरब मुल्कों के साथ एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब तो ओमान का वजीर खारजा मौजूद है अमेरिका में, और इन दिनों में जो है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, और अच्छा चाइना और रशिया कहाँ हैं दरमियान में इजाज़ साहब? जी, चाइना और रशिया, जी रशिया तो बहुत खुद बॉक डाउन है यूक्रेन वाली जंग में, और वो उस तरह की मदद नहीं कर पाया। वो तो सीरिया में उनके 2 अड्डे थे और वो असद रजीम को नहीं बचा सके। और जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन बड़ी एहतियात से, अभी भी जो उनका बयान आया है चीन का बड़ा मोहतात बयान होता है, क्योंकि चीन अभी कहीं दूसरी दुनिया के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। पाकिस्तान एक अलहदा सूरत हाल थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस किस्म का उनका एग्रीमेंट है, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और साथ भारत था जो एडवर्सरी था। लेकिन चीन जो है अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल इस वक्त एक्शन लेना नहीं चाहेगा। तो चुनाचे मैं नहीं देख रहा कि चीन जो है वो को बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार तादाद में इस मामले में आएगा। जी अच्छा, और आपको लगता है कि हूतीज और यमन, ये जो यमन में जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, यानी आप देखें ना, इसमें वो फैक्टर भी तो है जिसमें यमन का जो साउथ है वहाँ पर हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने यूएई का जो इलाका था पूरा सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, उसके ऊपर वो आए, वो कोस्टल साइड पूरी, और फिर उसके बाद एथोपिया, सोमाली लैंड, ये सारे मेडिटेरियन की साइड, उधर आप कैसे देख रहे हैं फ्रंट? क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास, ये और बाकी हूतीज, ये सारे उस फ्रंट पे मौजूद हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। जी, वो सही है आपकी बात जी। वो असल में जो इसराइल है उसके जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, यानी उसकी एक ग्रेटर इसराइल के अलावा वो इस इलाके का की बालादस्त कुव्वत के तौर पर उभरना चाहता है। और ईरान वाहिद एक मज़ाहमत थी। जो ईरान की अपनी प्रॉक्सीज कह लें उनको, वो तो कमजोर पड़ चुकी थी। इस वजह से आपने देखा कि ना हिजबुल्लाह कुछ कर सका, ना हमास का कुछ करने की पोजीशन में है, इवन हूतीज भी। तो ये सारी खेल आ गई है कि इसराइल को अमेरिका की पुष्ट पनाही के साथ बाबुल मंदब वाले सारे एरिया में एक जगह चाहिए, और सोमाली लैंड वो उनसे ले रहे हैं। तो इसराइल एक हेजमोन बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अरब ममालिक शायद ईरान के खिलाफ ना होते, क्योंकि उनको इसराइल की हेजमनी से बहुत तशवीश थी। अब ईरान ने उनके ऊपर हमला करने के बाद अपनी वो सारी जो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिविटी थी उसको थोड़ा सा जायल कर दिया है। जी अच्छा चौधरी साहब, अच्छा, इसमें इस सारी सूरत जी डॉक्टर साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ 125 मिसाइल टोटल जो नंबर है, 125 मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं, ये एग्जैक्ट मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ इसराइल पे, जिसमें से 35 जो हैं वो इसराइल पे जाके गिरे हैं।
तो ये 35 भी काफ़ी हैं अगर वो सारे उनके सिस्टम्स को, अमेरिकन सिस्टम्स को और इसराइल के सिस्टम्स को क्रॉस कर गए एजाज चौधरी साहब। 35 मिसाइल गिरे हैं, 125 में से 35 बाकी रोके गए हैं। जी हाँ जी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ एग्जैक्टली डैमेज किया है, लेकिन इसराइल के अंदर भी बड़ा खौफो हरास था इस बात का कि ये इनकी तरफ से जवाब आएगा, और वो तैयारी एक किस्म की उन्होंने की हुई थी। और ईरान ने एक हद तक तो साबित कर दिया कि उसके पास ये इस्तात थी कि वो जवाब दे सकता था, और उसका कॉन्फिडेंस भी शायद उसी की वजह से था। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर वो 125 के 125 इसराइल के ऊपर ही रखते तो काफी फिर फर्क पड़ जाता, जो आप कह रहे हैं, फिर इनको जरा महसूस हो जाता, बिल्कुल यकीनन। तो मैं सर अभी जरा जाना चाह रहा हूँ कहीं, मैं मीटिंग में एंटर हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, हमारे साथ अपना कीमती वक्त दे रहे थे।